पार्ट 2 की शुरुआत में हम फैंग को देखते हैं जो कि आधी रात में नींद में ही अपनी सर को दीवार से मार रहा होता है। तभी जिंग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और जगाने का भी ट्राई करती है, पर वो नहीं जागता। जिसके बाद वो उसे हार मान के अपने कमरे में लेकर जाती है और अपने बेड पर सुला देती है। तभी फैंग जाग जाता है और वो गुस्से से जिंग को कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कहीं तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए तो नहीं लाई हो? ये सब तुम्हारा ही प्लान है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा सेड्यूस करना मुझ पर काम नहीं आएगा, तो ये सब करना छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो उसे बेड पर धक्का दे देता है और उसके करीब जाता है और जिंग से कहता है कि चलो जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। तब जिंग उसे बताती है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो गलत है, वो तो रात में स्लीप वॉकिंग कर रहा था, इसके लिए जिंग ने उसे अपने कमरे में लाया था। ये सुनने के बाद भी फैंग नहीं रुक रहा था, जिसके बाद जिंग उसे गले पर बाइट कर लेती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रूल ब्रेक क्यों कर रहे हो? मैंने बताया ना तुम स्लीप वॉकिंग कर रहे थे, तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? तब फैंग कहता है कि ठीक है, आज तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं रुकूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जिंग चुपके से अपना बैग पैक करके उस घर से भागने का ट्राई कर रही होती है, पर फैंग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब जिंग बहाना बनाने लगती है कि वो तो काम पे जा रही है। तो फैंग कहता है कि इतनी सारी पैकिंग के साथ तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम भागने का ट्राई कर रही हो। तब जिंग वापस नाटक करने लगती है कि नहीं, वो तो सिर्फ कैफे ही जा रही है। तब फैंग उसे बताता है कि आज संडे है तो आज कैफे बंद है, तो इसलिए तुम ये बहाना बनाना बंद करो और जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हो उसे ड्रॉप करो। और वो उसे बाइट मार्क दिखाता है जहाँ पर जिंग ने उसे रात में बाइट किया था। ये देखकर जिंग को हंसी आ जाती है। जिंग को हंसता हुआ देख फैंग गुस्से से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और आइंदा से अगर तुमने भागने की ट्राई की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंग को देखते हैं जो कि कैफे में काम कर रही होती। तभी उसके पास उसकी कोवर्कर आती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना अमीर है तो फिर तुम यहाँ पर काम क्यों करती हो? जिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है, जिसके बाद गुस्से से वो कोवर्कर बहुत ही एक्सपेंसिव सामान वहाँ पे गिरा देती है और जैसे ही मैनेजर आती है वो सारा इल्जाम जिंग पर डाल देती है कि ये सब जिंग ने किया है। जिसके बाद जिंग कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, पर मैनेजर उसकी बात नहीं सुनती और उस कोवर्कर की बात को यकीन करती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव था, तुमने ये क्यों किया? अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती, तुम्हें पता है वो सामान अभी आउट ऑफ स्टॉक है, मैं अब कहाँ से लाऊंगी? जिसके बाद जिंग की कोवर्कर अच्छा बनने के लिए मैनेजर को कहती है कि वो किसी को जानती है जो कि हमें ये सामान लाकर देने में हेल्प करेगा, तो आप फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगी। ये सुन मैनेजर जिंग से कहती है कि देखो अपने कोवर्कर को और उससे कुछ सीखो, वरना तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और वो जिंग को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है, पर जिंग उसको कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करती है। काम खत्म करने के बाद जिंग बाहर बैठकर रो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। तभी उसके पास फैंग का कॉल आता है, पर वो रिसीव नहीं करती, जिसे देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जिंग के पास जाता है और वो उसे कॉल ना रिसीव करने पर डांटने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि जिंग तो रो रही है। जिसके बाद वो उसके सामने बैठकर उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, पर जिंग उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद फैंग फिर से उसे बहुत ही प्यार से पूछता है। तब जिंग बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो फैंग कहता है कि तुम इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो, तुम अभी देखो मैं क्या करता हूँ, और उसे किसी भी चीज की फिक्र ना करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैफे में देखते हैं जहाँ पर एक आदमी वही एक्सपेंसिव सामान लेकर आया था, जिसे देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज्यादा फेमस और रिच था। जिसे देखकर मैनेजर अपने कोवर्कर को भी थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये आज हमारे कैफे में आए हैं। तभी वो आदमी उन दोनों को धक्का देकर जिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम जिंग हो ना? जिंग हाँ कहती है। तब वो आदमी कहता है कि ये सामान मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, अगर आगे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देख कोवर्कर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और मैनेजर का तो पूरा हाव भाव ही चेंज हो जाता है। वो जिंग से बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा थैंक यू भी बोलती है। ये देख कोवर्कर भी अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि जिंग तुम्हारी वजह से आज हमारा कैफे बच गया और आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए भी उससे माफी मांगती है। काम खत्म करने के बाद फैंग उसे रिसीव करने आता है और उसके साथ अपनी ग्रैंड मदर को मिलाने ले जाता है। जिसके बाद जिंग उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है। जिंग को देखते ही ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और कहती है कि तुम लोगों ने फाइनली शादी कर ली, तो अब मुझे जल्दी से एक गुड न्यूज सुनाओ, मुझे जल्द ही ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर चाहिए। ये सुनकर जिंग थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि हमारी शादी को तो बस अभी 1 हफ्ते हुए हैं। तब ग्रैंडमा कहती है कि वो ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मैं तो बस ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर चाहती हूँ, तुम मुझे कैसे भी ला कर दो।
तभी फैंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, हम जल्दी आपको ला कर देंगे, और वैसे भी जिंग मुझे एक भी मौका नहीं छोड़ती सड्यूस करने का। ये सुनकर ग्रैंडमा हंसने लगती है और जिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंग वॉशरूम जा रही होती है पर उसे नहीं मिल रहा होता है। तभी उसे रास्ते में फैंग की सिस्टर मिलती है तो वो उससे रास्ता पूछती है। फैंग की सिस्टर बता देती है। जिंग अपना बैग छोड़कर वॉशरूम जाने लगती है। उसका बैग देखकर फैंग की सिस्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना इयररिंग निकाल कर उसके बैग में डाल देती है। आगे जब फैंग और जिंग घर वापस जा रहे होते हैं तभी उसकी सिस्टर उसे रोक कर जिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो दोबारा उसे मारने जा ही रही होती है। तभी उसे फैंग रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसे क्यों मार रही हो। तब फैंग की सिस्टर बताती है कि उसने मेरा इयररिंग चोरी किया है और जिंग से कहती है कि बताओ तुम ही ने मेरा इयररिंग चोरी किया है ना। वो इयररिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और शायद तुम ये जानती थी इसलिए तुमने वो इयररिंग ले लिया, और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा लो क्लास हो, तुमसे तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, और अगर तुम्हें वो इयररिंग चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। मेरे भाई के पैसों से तुम्हारा मन नहीं भर रहा क्या जो तुम अब चोरी कर रही हो। ये सुनकर जिंग उससे कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तब फैंग की सिस्टर उसे अपना बैग दिखाने को कहती है। जिंग उसे दे देती है जिसके बाद उसके अंदर से वही इयररिंग निकलता है और फैंग की सिस्टर ये बड़े ही शान से दिखाती है कि देखो भाई, मैंने कहा था ना, इसी ने ये चोरी किया है। इयररिंग को अपने बैग से निकलता हुआ देख जिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो फैंग को बताने का ट्राई करती है कि उसने ये नहीं किया, और वो इयररिंग को लेने जा रही होती है। तभी फैंग उसे रोकता है और कहता है कि इसे अभी तुम छुओ मत, हम इसे पुलिस के पास ले जाएंगे और इस पर लगी हुई फिंगरप्रिंट्स का पता करवाएंगे। पुलिस का नाम सुनते ही फैंग की सिस्टर घबरा जाती है और कहती है कि भाई अब इसे पुलिस के पास मत ले जाओ, ये तो घर का मैटर है, हम इसे आपस में ही सॉल्व कर लेंगे। पर फैंग उसकी बात नहीं मानता और पुलिस के पास फोन करने लगता है। ये देखकर फैंग की सिस्टर नाटक करने लग जाती है कि अरे ये तो मेरा इयररिंग है ही नहीं, मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए इस मैटर को जाने देते हैं, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर फैंग उसे रोककर कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रही हो, पहले मेरी वाइफ से माफी मांगो, तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए उसे थप्पड़ मारा है। जिसके बाद हार मांग के फैंग की सिस्टर को जिंग से माफी मांगनी पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंग को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम हमेशा की तरह उससे सिर्फ पैसों के लिए बात कर रही होती है और कहती है कि अपने हस्बैंड से और पैसे मांगो। जिस पर जिंग कहती है कि वो उससे पैसे कैसे मांगे, वो तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। जिसे सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो, और अगर तुमने फैंग को छोड़ने के बारे में सोचा तो तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जिंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो आगे जाकर रोने लगती है। तभी उसे फैंग देख लेता है और इससे पूछता है कि तुम्हें फिर से किसने रुलाया। पर जिंग उसे कुछ नहीं बताती और सिर्फ रोई जा रही थी, जिसे देखकर फैंग उसे तुरंत ही हग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो उससे आगे कुछ नहीं पूछता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग बैठी होती है। तभी उसके पास फैंग आता है और उससे आज के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है कि वो क्यों रो रही थी। तब जिंग उसे फाइनली बता देती है कि उसकी मॉम हमेशा उससे पैसों के लिए बात करती है और उन्होंने मुझे एक तरीके से बेच दिया है। ये सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज उसे पहली बार पता चला था कि जिंग की मॉम ने उन लोगों को उसे बेच दिया है। पर वो जिंग को इस बारे में कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम ये सूप पियो, बाकी सब चीज मैं संभाल लूंगा। आगे वो जिंग से कहता है कि तुम फाइट बैक क्यों नहीं करती हो। तब जिंग कहती है कि वो बहुत ही अकेली है, अगर उसने अपनी मॉम से फाइट बैक की तो उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगी और वो हमेशा अकेली रह जाएंगी, और वो अकेली नहीं होना चाहती है। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जिंग उसे देखकर सोचती है कि ये मेरा इतना ख्याल क्यों रखता है। वहाँ से जाने के बाद फैंग अपने डैड के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या आप जानते थे कि जिंग की मॉम ने उसे बेचा है। उसके डैड उसे हाँ कहते हैं। तो फैंग गुस्से से कहता है कि आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं, और आपके और जिंग की मॉम के बीच में क्या डील हुई है, ये सब आप मुझे अभी बताओ। तो फैंग के डैड बताते हैं कि जिंग की मॉम बहुत ही ज्यादा लालची थी, उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए उसने अपनी बेटी को बेचने की डील की थी और उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेटी को कौन खरीद रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो कोई भी हो, बस उसे पैसों से मतलब था। और अगर हम उसे नहीं खरीदते तो वो किसी और को उसे बेच देती क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। जिसके बाद उसे उस डील की पेपर्स की फोटोज भी भेजते, जिसे देखने के बाद फैंग गुस्से से डायरेक्ट जिंग की मॉम के पास जाता है। जिंग की मॉम तो फैंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फैंग शायद उन्हें पैसे देने आया है, और वो फैंग से ऐसे बात कर रही होती है जैसे फैंग उनका सगा बेटा हो। जिसे सुनकर फैंग उनसे कहता है कि आप मुझसे इतना फ्री मत हो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। जिसे सुनकर जिंग की मॉम का तो चेहरा ही उतर जाता है और फैंग आगे उनसे कहता है कि आप कैसी माँ है, आपने पैसों के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया, और आपको याद है ना, डील के मुताबिक अगर मैंने जिंग को डिवोर्स दे दिया तो आपको सारे पैसे तुरंत ही रिटर्न देने होंगे। जिसे सुनकर जिंग की मॉम कहती है कि जिंग तो आपको डिवोर्स देगी ही नहीं।
तो फैंग कहता है कि ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं जब भी चाहूँ जिंग को डिवोर्स दे सकता हूँ और आपको तुरंत ही सारे पैसे रिटर्न देने होंगे। और ये जो आप लग्जरी लाइफ जी रही है ना, ये सब आपकी बेटी की वजह से है। जैसे ही मैंने ये डिवोर्स दे दिया तो आपसे ये सब छिन जाएगा। इसलिए मैं आपको एक चीज वार्न करने आया हूँ कि मेरी वाइफ को किसी भी चीज के लिए फोर्स करना बंद कर दो और कल ही तुरंत उससे माफी मांगो, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और आज के बाद से अगर मैंने जिंग की आंखों में आंसू देखे, वो भी आपकी वजह से, तो मैं तुरंत ही जिंग को डिवोर्स दे दूंगा। फिर देखता हूँ आपके साथ क्या होता है। ये सुनकर जिंग की मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंग को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। तभी उसके पास फैंग आता है और वो देखता है कि जिंग नींद में ही अपनी मॉम से बार बार सॉरी बोल रही थी। तभी वो उसके करीब जाकर उसका माथा चेक करता है तो देखता है कि उसे तो बहुत तेज फीवर है। जिसके बाद वो पूरी रात जिंग का बहुत ही ख्याल रखता है और उसका ख्याल रखते रखते वो उसी के पास सो जाता है। दिन में जब जिंग की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज है और फैंग भी उसके पास ही सोया हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर फैंग उठ जाता है और वो जिंग से कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। तब जिंग कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है कल रात, और मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े चेंज कैसे है, तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है ना। और ये बोलकर वो उसे गुस्से से मारने लगती है। तभी फैंग उसे रोककर कहता है कि हाँ, मैंने ही चेंज की है क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी और मैंने अपना कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। और अगर तुम्हें याद हो तो मेरे एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी हुई थी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो। और हम तो हस्बैंड वाइफ है तो हम तो ये तो कर ही सकते हैं। ये बोलते हुए उसके करीब जाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम शायद मुझे पसंद करने लगी हो। तो जिंग कहती है कि तुमने गलत देखा है। तो फैंग कहता है कि तुम चाहे जितना भी झूठ बोल लो पर तुम्हारी आंखें हमेशा सच ही बोलती है। और फैंग ऐसी ही बातें कर कर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसे सुनकर जिंग बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है। तभी फैंग कहता है कि अरे तुम तो ब्लश कर रही हो, ज्यादा ख्वाब मत देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद जिंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जिंग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कॉल पर माफी मांग रही होती है और कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ऑब्वियसली वो झूठी माफी थी क्योंकि फैंग ने उन्हें धमकाया जो था, और जिंग भी उन्हें तुरंत ही माफ कर देती है। और आगे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी मॉम ने उससे जेन्युइनली माफी मांगी है। और इसी खुशी में वो घर जाकर सी फूड बनाती है और सोचती है कि आज मॉम ने उससे माफी मांगी, ये बात वो फैंग को बताएगी। तभी वहाँ फैंग आता है और सी फूड को देख के पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो गुस्से से जाकर जिंग को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सी फूड बनाने की, और तुमने क्या सोचकर बनाया है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या प्लॉट कर रही हो, जरूर तुम मुझे मारना चाहती हो, बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो एकदम ही पागल हो गया था। जिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है पर फैंग उसकी एक नहीं सुनता और उसको बहुत ही ज्यादा डराने और धमकाने लग जाता है। और वो बार बार जिंग से पूछ रहा होता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। जब जिंग उसे कुछ नहीं कहती तो वो उसे धक्का देकर सी फूड को उठाता है और बेसिन में ले जाकर उसे साइको की तरह मारने लग जाता है, वो भी नाइफ से, जिसे देखकर जिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और फैंग पागलों की तरह उस सी फूड को बस मारे ही जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंग सो रही होती है। तभी उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वो अपने सामने फैंग को देखती है जो कि उसकी तरफ नाइफ लेकर आता है और उसके पास जाकर कहता है कि बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने किसे भेजा है मुझे मारने के लिए। और वो उसे नाइफ से बहुत ही ज्यादा डराता है और वो उसे नाइफ से मारने ही वाला होता है। तभी जिंग की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो तो बस एक बुरा सपना देख रही होती है। जब वो उठी थी तो वो बहुत ही तेज से चिल्लाई थी, जिसकी आवाज सुनकर फैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और प्लीज मुझसे दूर रहो। जिसके बाद फैंग उसके करीब आता है और कहता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो जिंग कहती है कि मैंने जो अभी देखा शायद वो सपना हो, पर जो तुमने आज किया वो सपना नहीं था, और वो देखने के बाद मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद भी फैंग उसे इस बार कुछ भी नहीं कहता। फिर नेक्स्ट डे होता है और हम जिंग को देखते हैं जो कि कैफे में बैठकर फैंग की कल वाली हरकत पर सोच रही होती है। तभी उसके पास उसकी मैनेजर आती है। तब जिंग उससे पूछती है कि क्या किसी को सी फूड से भी डर लग सकता है, तो उसकी मैनेजर हाँ कहती है। वो कहती है कि उसका एक छोटा भाई है जिसे उससे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। आगे हम देखते हैं कि जिंग से मिलने उसका कोई सीनियर आया होता है जो कि कॉलेज में उसके साथ हुआ करता था। जिंग भी उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। उसका सीनियर जिंग को कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की मैनेजर बन जाओ, यहाँ पर ये छोटी सी नौकरी छोड़ दो। पर जिंग उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि वो अभी बस एक इंटर्न है और वो इस छोटी सी नौकरी से बहुत कुछ सीखना चाहती है, उसके बाद ही वो कुछ बड़ा करेगी।
और वो इस ऑफर के लिए अपने सीनियर को थैंक यू भी बोलती है। उसका सीनियर कहता है कि तुम इस बारे में फिर से एक बार सोचना, फिर मुझे बताना, जिस पर जिंग हाँ कहती है। आगे हम देखते हैं कि वो सीनियर जिंग से बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा था और ये सब फैंग देख लेता है। फैंग वहाँ पर जिंग से मिलने आया हुआ था और वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था, पर ये देखकर वो रुक जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो सीनियर वहाँ से जा रहा होता है। जिंग उसके पीछे पीछे आती है, तभी वो गिर जाती है। तभी वो सीनियर उसे आकर बचा लेता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये चीज बाद में करूंगा, पर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं आज ही कन्फेस कर देता हूँ। वो जैसे ही कन्फेस करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और कहता है कि आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। फैंग को देखकर सीनियर जिंग से पूछता है कि ये कौन है। तब फैंग बताता है कि ये उसकी वाइफ है और हम दोनों की शादी हुई है। ये सुनकर सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और जिंग से कहता है कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं। मैंने सुना था कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो, कहीं यही तो नहीं तुम्हारी परेशानी की वजह। और वो सीनियर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, इसलिए मैं मेरी फीलिंग्स कन्फेस कर देता हूँ। पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही फैंग गुस्से से जिंग को किस कर देता है। जिंग उसे धक्का देकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और उसे वहाँ से जाने को कहती है। फैंग नहीं जा रहा होता है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, जिसे देखने के बाद फैंग वहाँ से चला जाता है। आगे वो सीनियर अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, पर जिंग कहती है कि मुझे कॉलेज डेज में आप पर बहुत ही बड़ा क्रश था, पर अब मैं शादीशुदा हूँ और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ लॉयल रहूंगी। पर वो सीनियर नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ खुश रहोगी। और हम देखते हैं कि फैंग वहाँ से गया नहीं था और वो भी ये सब सुन लेता है और वो जिंग के रिप्लाई देने का वेट करता है, पर जिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देती, जिसे देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंग उसके पास भागकर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।